हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिसऑर्डर। डिसऑर्डर से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इसकी फुल वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा कि डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। ADHD, ASD, OPD, OCD, SPD, तो ये सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम उन सारे डिसऑर्डर्स को पढ़ने वाले हैं और इसका मिशन ये भी है कि इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक का रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है? डिसऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है? जब कोई चीज़ सीक्वेंस में होती है। एंड डिसऑर्डर का मतलब होता है जब कोई चीज़ सीक्वेंस में नहीं होती है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बेड पर बैठी हूँ और टेबल के ऊपर पानी का ग्लास है और मुझे पानी पीना है, तो मेरा सीक्वेंस क्या होगा कि मैं बेड से उतरूंगी, चलूंगी, पानी का ग्लास उठाऊंगी, पीऊंगी, राइट? ये हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी ये मूवमेंट सीक्वेंस में नहीं होगी तो वो हो जाएगा डिसऑर्डर। जब भी हम डिसऑर्डर की बात करेंगे तो हम ब्रेन की फंक्शनिंग की बात करेंगे कि ब्रेन में जो सीक्वेंस होना चाहिए, अब ब्रेन को जिस सीक्वेंस में काम करना चाहिए वो सीक्वेंस में नहीं होता है। इट इज़ अ प्रॉब्लम और इलनेस विच अफेक्ट्स समवन्स माइंड और बॉडी, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन विच इंटरप्ट्स नॉर्मल फंक्शनिंग, राइट? तो एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है जिसकी वजह से जो व्यक्ति है अपने नॉर्मल फंक्शनिंग को ऑर्डर में नहीं कर पाता है, इसलिए डिसऑर्डर हो जाता है। एक तरीके से ये अबनॉर्मलिटी है क्योंकि एक्शंस जो होती है वो बैडली ऑर्गेनाइज होती है, ऑर्डर में नहीं होती है। तो आप डिसऑर्डर को कैसे याद रखोगे? डिसऑर्डर का मतलब ही होता है जो चीज़ ऑर्डर में नहीं है। और जब बॉडी की फंक्शनिंग जो होती है या बॉडी जो फंक्शन करती है वो ऑर्डर में नहीं होता है तो उसको डिसऑर्डर कहते हैं, राइट? अब डिसऑर्डर बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि हमने बात करी थी ADHD, SPD, ASD, ODD, OCD। तो मैं आपको इनके सारे मतलब समझाऊंगी और हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आपको इन डिसऑर्डर्स को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, हमारा पहला डिसऑर्डर है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको ADHD भी कहते हैं। अटेंशन का मतलब क्या है? जब हम किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। डेफिसिट का मतलब है किसी चीज़ की कमी होना। हाइपर एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब क्या है? एक्शन। और हाइपर एक्टिव जब कोई बच्चा होता है तो वो एक टास्क को, एक एक्टिविटी को कर ही नहीं पाता, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ कॉन्स्टेंटली मूव करता है। एंड डिसऑर्डर क्या होता है वो हम पहले ही समझ चुके हैं। जो चीज़ ऑर्डर में नहीं होती है वो होता है डिसऑर्डर। एंड डिसऑर्डर ब्रेन से रिलेटेड होता है। इसका मतलब होता है ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है वो ऑर्डर में नहीं होती, राइट? अब इसमें क्या लिखोगे? अटेंशन डेफिसिट, यानी अटेंशन की कमी होती है इस बच्चे में। वो एक टास्क को पूरे अटेंशन के साथ नहीं कर पाता। अटेंशन नहीं होता है तो कंसंट्रेशन नहीं होता है। कंसंट्रेशन नहीं होता है तो इस बच्चे की हर एक्टिविटी में पुअर परफॉर्मेंस होती है। तो हमने डिसऑर्डर से ही पहला पॉइंट निकाल दिया कि अटेंशन डेफिसिट होता है, यानी इन अटेंशन होता है, अटेंशन की कमी होती है। दूसरा पॉइंट, हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, एक टास्क से दूसरी टास्क की तरफ कॉन्स्टेंटली मूव करता है बच्चा, एक जगह बैठ नहीं सकता। तीसरा पॉइंट डिसऑर्डर है, राइट? डिसऑर्डर मतलब बॉडी के जो एक्शंस हैं वो ऑर्डर में नहीं है। हाइपर एक्टिविटी में ही एक चीज़ और आ जाएगी, दैट इज इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी का मतलब क्या है? हम बोलते हैं अरे ये अपने डिसीजन बहुत ही इम्पल्सिव लेता है, बहुत ही इम्पल्सिव है ये, यानी कि बिना सोचे समझे एकदम से डिसीजन लेना, उसको क्या बोलते हैं? इम्पल्सिविटी। अ पर्सन मेक्स हैस्टी डिसीजंस दैट अकर इन द मोमेंट विदाउट फर्स्ट थिंकिंग अबाउट देम। तो इस टॉपिक से हमने 3 पॉइंट अपने आप ही निकाल लिए। अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन की कमी है इसलिए इन अटेंशन है। हाइपर एक्टिव है, यानी बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी है, वो एक्टिव है। हाइपर एक्टिविटी यानी कि वो एक टास्क को फुल्ली नहीं कर सकता, एक टास्क से दूसरे टास्क की तरफ जल्दी जल्दी मूव करता है। एंड इसी में आ जाएगा इम्पल्सिविटी, यानी कि वो बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेता है। इसका हम एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं? एक बच्चा जो है, जो ADHD से सफ़र कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो क्लास में है,
राइट। अब हमने पढ़ा है इसके बारे में कि ADHD है यानी इनअटेंशन है, बहुत ही इम्पल्सिव है एंड हाइपर एक्टिव है। तो अगर जो टीचर है वो किसी से क्वेश्चन पूछ रही है और उस बच्चे की चांस नहीं आई है अभी तक, लेकिन वो अपनी जगह पर ही ब्लैबर करना शुरू कर देगा, उसमें इतना पेशेंस ही नहीं है कि वो अपने चांस का वेट करे, तो वो बच्चा ADHD से सफ़र कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है एंड उसमें इतना पेशेंस नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे रोड को क्रॉस करना है तो वो राइट टाइम का वेट नहीं करेगा कि गाड़ी कब निकल रही है और उसको रोड क्रॉस करना है। वो इतना इम्पल्सिव है, इतना हेस्टी डिसीजन लेता है कि वो एकदम से रोड को क्रॉस कर सकता है एंड उसमें उसका डिसीजन जो है वो गलत भी हो सकता है, उसको चोट भी आ सकती है, तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व भी होता है। सो ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट यानी अटेंशन की कमी है, इसलिए इन अटेंशन है। हाइपर एक्टिविटी यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एक जगह रह नहीं सकता। एंड इसी में एक पॉइंट आ जाएगा इम्पल्सिविटी, दैट मीन्स वो हैस्टी डिसीजंस लेता है, इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है जो कि रिस्की साबित हो सकते हैं, राइट। तो इसमें 3 पॉइंट क्या हो गए, अटेंशन की कमी है यानी एक ही चीज़ पे फोकस अटेंशन नहीं कर सकता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। हाइपर एक्टिव है तो एक ही टास्क को बहुत कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर सकता, एक टास्क से दूसरे टास्क की तरफ मूव करता है। एंड इम्पल्सिव है तो हैस्टी डिसीजंस लेता है, राइट। आप फोटो में देख सकते हो डिफिकल्ट सिटिंग स्टिल, फॉरगेटफुलनेस, केयरलेसनेस, रिस्की बिहेवियर, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। एंड अब इनके कॉजेस क्या लिखोगे, देखो कॉजेस जो हैं वो नॉर्मल हैं, यानी कि आप सभी में लिख सकते हो, सारे ही जो डिसऑर्डर्स है उसमें लिख सकते हो। क्या, जेनेटिक बाय बर्थ ही हो सकता है, ब्रेन इंजुरी, चूंकि डिसऑर्डर्स जो हैं वो ब्रेन से रिलेटेड होते हैं तो ब्रेन इंजुरी आप लिख सकते हो। प्री मेच्योर डिलीवरी यानी 9 मंथ, जब बच्चा पेट में होता है तो 9 मंथ में उसका पूरा डेवलपमेंट होता है। प्री मेच्योर डिलीवरी में क्या होता है कि बच्चा 9 मंथ से पहले ही पैदा हो जाता है, तो उसका ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, राइट। कोई डिसीज़ हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, राइट। या फिर जब बच्चा माँ के पेट में हो तो माँ जो है अच्छी चीज़ें नहीं खा रही है, अल्कोहल या दूसरी ऐसी चीज़ें ले रही है जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। क्या क्या, बाय बर्थ हो सकता है, जेनेटिक, कोई डिसीज़ हो सकता है, ब्रेन इंजुरी हो सकती है, प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है, राइट, कोई ट्रॉमा हो सकता है, या फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज कि जब बाय बर्थ जो बच्चे का वेट है, जब बच्चा पैदा हुआ तब उसका वेट कम हो, लो बर्थ वेट, तो ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो आपको समझ में आ गया है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसको SPD भी बोला गया है। सेंसरी से आप कैसे याद रखोगे, हमारे सेंसेस क्या हैं हमारी आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, ये हमारे सेंसेस हैं, राइट। इन सेंसेस की मदद से हम इंफॉर्मेशन को या तो लेते हैं या तो हमारी बॉडी इन सेंसेस की मदद से इंफॉर्मेशन को, एक्शन को रिस्पॉन्ड करती है, राइट। प्रोसेसिंग, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, तो यहाँ पे सेंसेस की मदद से जब हम इंफॉर्मेशन को या तो लेते हैं या फिर देते हैं उसमें दिक्कत आती है, तो वो हो गया सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। It is a condition in which the brain has trouble receiving and responding to information. I repeat, the brain has problem in receiving and responding. For example, अगर मैं अपनी आँख, अब मेरी आइज़ क्या है, सेंसेस है, अगर कोई बच्चा अपने आइज़ की मदद से किताब को पढ़ रहा है लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन वो बुक से पढ़ रहा है उसको ब्रेन में प्रोसेस नहीं कर पा रहा है तो वो SPD से सफ़र करता है। अब अगर SPD से बच्चा सफ़र कर रहा है तो हो सकता है कि उसको लाउड नॉइसेस से प्रॉब्लम हो, राइट। तो ईयर से रिलेटेड हो गया, उसको कोई सी स्मेल से दिक्कत हो तो नोज से रिलेटेड हो गया, उसको टच जब करो तो बच्चे को अच्छा नहीं लगता है तो उसको स्किन से
रिलेटेड हो गया। तो जब सेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं और उन सेंसेस की मदद से या तो बच्चा इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पा रहा है या रिसीव तो कर रहा है बट रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, उसको बोलते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। हो सकता है उसको ज़्यादा लाइट से दिक्कत हो, जब उसकी लाइट आंखों में आती है उसको दिक्कत हो, ज़्यादा कोई साउंड से दिक्कत हो, उसको टच करने में दिक्कत हो, उसको सर्टन फूड अच्छे नहीं लगते हों, राइट, तो वो क्या हो जाएगा, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। प्रॉब्लम रिलेटेड टू हियरिंग, साइट, टच और टेस्ट और मूवमेंट, यानी जो बच्चा जो एसपीडी से सफर करता है वो टिप-टो करके चलता है, राइट। अनकोऑर्डिनेटेड एक्शंस तो होती है क्योंकि डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर मतलब जो चीज़ ऑर्डर में नहीं है, यानी बॉडी की जो एक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से नहीं होती है, ऑर्डर से नहीं होती है। कॉमन साउंड्स में बी पेनफुल, सेंसिटिव टू लाइट, कांट बी टच। तो मैंने बोला कि हो सकता है कि जब उसको कोई साउंड सुनाई देता हो, पर्टिकुलर साउंड उसको अच्छा नहीं लगता हो, कुछ कॉमन साउंड पेनफुल हो, जैसे कुकर की सीटी हो गई, राइट, तो उससे उसको प्रॉब्लम हो रही हो, या ज़्यादा लाइट आ रही हो तो उसको प्रॉब्लम हो, उसको जब टच कर रहे हो तो उसको प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो बच्चा एसपीडी से सफ़र करता है। कॉजेज अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉमन है, वो आप लिख सकते हैं कि बाय बर्थ प्रॉब्लम हो, लो बर्थ वेट हो, ट्रॉमा हो, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो, डिसीज़ हो, राइट, तो ये सारे आप कॉमन लिख सकते हैं। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, सेंसिटिव टू लाउड साउंड्स, सिलेक्टिव हियरिंग, सिलेक्टिव ईटिंग एंड पुअर डाइट, डिफ़िकल्टी विद फाइन मोटर स्किल्स, रिस्पॉन्स एडवर्सली टू हग्स एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो हमारा सेकेंड डिसऑर्डर हो गया एसपीडी, दैट इज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी यानी हमारे सेंसेस, हमारे आईज, हमारी नोज, हमारे ईयर्स, हमारी टंग और हमारी स्किन, अगर इससे रिलेटेड बच्चे को दिक्कत आती है, आइदर रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग टू इंफॉर्मेशन, दैट इज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। प्रोसेसिंग का मतलब ही कोई चीज़ प्रोसेस नहीं कर पाना, तो जो भी इंफॉर्मेशन सेंसेस के थ्रू आ रही है या सेंसेस के थ्रू वो रिस्पॉन्ड करना चाह रहा है, उसमें दिक्कत हो, तो उसको बोलेंगे हम एसपीडी। उसके बाद आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो कि ज़्यादा लाइट से प्रॉब्लम हो सकती है, कॉमन साउंड से प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ खाने की चीज़ उसको पसंद नहीं हो, टेस्ट में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसको टच करो तो उसको दिक्कत हो सकती है, एंड देन आप कॉजेस इसके लिख सकते हो। तो जब बच्चा एसपीडी से सफ़र करता है तो वो ठीक से खेल नहीं पाता, बुक नहीं पढ़ पाता, ये कॉमन चीज़ें उसको होती हैं, राइट। हमारा थर्ड डिसऑर्डर है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑटिज्म? ऑटिज्म का मतलब ही होता है जो बच्चा ऑटिज्म से सफ़र करता है वो सोशल नहीं हो पाता। सोशल नहीं हो पाता का मतलब है वो या तो कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं कर पाता, उसका सोशल इंटरेक्शन बहुत कम होता है, एंड सेकेंडली उसका जो अटैचमेंट होता है लोगों के साथ वो नहीं होता है। A mental condition in which a person finds it difficult to communicate or form relationship with another person. जैसे ही आप ऑटिज्म वर्ड सुनोगे, दो चीज़ें आपके मन में आना चाहिए। फर्स्ट, दैट पर्सन is not able to communicate properly, interact properly, and secondly उसका जो लोगों के साथ अटैचमेंट होता है वो नहीं होता है। स्पेक्ट्रम वर्ड आपने साइंस में सुना होगा, वो लाइट जो है बहुत सारी लाइट में फैल जाती है, स्पेक्ट्रम, राइट, वैसा सुना है आपने। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ये जो डिसऑर्डर है इसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा ASD से सफ़र करता है तो हो सकता है उसमें कुछ साइंस ADHD के भी हों, SPD के भी हों, OCD के भी हों, ODD के भी हों, तो अलग अलग डिसऑर्डर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स उस बच्चे में दिख सकते हैं, इसीलिए इसको बोला है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। आप फोटो में देख सकते हो कि ASD से ADD, ADHD, एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD, ODD सब हो सकता है। तो
अगर कोई बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित है तो उसमें बाकी डिसऑर्डर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिख सकते हैं, बिकॉज ASD इज अ ग्रुप ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, राइट। इसमें मैंने आपको दो चीज़ें बता दी कि ऑन गोइंग सोशल प्रॉब्लम्स, दैट इज डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, वो बच्चा अलग अलग रहता है, ज़्यादा बात नहीं करता है, लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं है। एंड सेकेंड, उसकी जो अटैचमेंट होती है, लैक सोशल इंटरेक्शन और अटैचमेंट, यानी कि वो बच्चा अपनी माँ से भी ज़्यादा अटैच नहीं रहता, वो अलग अलग रहना चाहता है। हो सकता है अब उसमें क्या होगा, SPD के भी थोड़े साइंस आ सकते हैं। हो सकता है उसको कुछ लाइट से प्रॉब्लम हो या कुछ साउंड से प्रॉब्लम हो, उसको टच करने में दिक्कत होती हो, यानी कि जब कोई उसे टच करता है उसे पसंद नहीं हो। ADHD के सिम्टम्स हो सकते हैं कि इन अटेंशन है, कोई चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता, एक टास्क से दूसरे टास्क की तरफ मूव करता है, राइट। एंड लोगों के साथ रहना, इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेट करना उसको पसंद नहीं है, वो अकेला अकेला रहता है, उसको बच्चों के साथ खेलना भी पसंद नहीं है। एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, जैसे हैंड रीडिंग। कोई बच्चे जो ASD से सफ़र करते हैं या तो हाथ कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे या पैर हिलाते रहेंगे, तो ऐसी हैंड रीडिंग भी हम उनमें देख सकते हैं। इट हर्ट्स द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू फंक्शन सोशली एट स्कूल और वर्क और एनी एरिया ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि बच्चा ASD से सफ़र कर रहा है एंड इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, तो बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको दिक्कतें हो सकती हैं, जिसके कारण वो अकेला रहता है। एंड ग्रुप में तो सभी बच्चों को साथ, एंड स्कूल में तो सभी बच्चों को साथ में रहना होता है, खेलना होता है, पढ़ना होता है, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना होता है, तो इस बच्चे को उन सब चीज़ों में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है डेली लाइफ की वो इम्प्रूव नहीं होती है। एंड मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है, यानी पूरी तरीके से ही ब्रेन जो है वो वर्क ना करे, राइट। एंड इसके कॉजेज़ जो हैं मैंने आपको बता ही दिया है, मैं फिर से आपके रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, जैसे कि प्रीमेच्योर डिलीवरी, लो बर्थ वेट, कोई डिसीज़ हो जाना, ट्रॉमा हो जाना, चोट लग जाना, राइट, एक्सीडेंट हो जाना, तो ये सारे ही जो हैं वो रीजंस हो सकते हैं ASD के, राइट। तो अब आपको याद हो गया है व्हाट इज ASD। ऑटिज्म का मतलब ही है जो बच्चा है लैक सोशल इंटरेक्शन, देयर इज नो अटैचमेंट। स्पेक्ट्रम का मतलब ही है कि ग्रुप, यानी इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD, ODD, ADHD सारे ही सिम्टम्स हम देख सकते हैं। एंड इसमें रिपीटेटिव बिहेवियर और लिमिटेड इंटरेस्ट, यानी जो उसको पसंद है डेली में बस उतना ही, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं, ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, ज़्यादा बोलना नहीं, तो लिमिटेड इंटरेस्ट होते हैं, राइट। अब आपको याद हो गया है। हमारा अगला डिसऑर्डर है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, जिसको ODD भी कहा गया है। ऑपोजिशनल यानी ऑपोजिट। पॉलिटिक्स में ऑपोजिट पार्टी होती है, वो क्या करती है, एक दूसरे की बात को काटती है, एक पार्टी ने जो बोला वो रिबेल करके दूसरी बात बोलती है। वैसे ही जो बच्चा ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर से पीड़ित होता है वो हर चीज़ ऑपोजिट करता है, जो उसको बड़े बोलते हैं वो उसको फॉलो नहीं करना है, अथॉरिटी की बात को नहीं मानता है, दूसरों को ब्लेम करता है। डिफाइंड, डिफाई से निकला है, जिसका मतलब होता है रूल्स को ब्रेक करना, हर चीज़ को तोड़ना, बातों को नहीं मानना। एंड डिसऑर्डर का मतलब ही क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं कि बॉडी जो है वो ऑर्डर में फंक्शन नहीं करती है, ब्रेन जो है वो ऑर्डर में फंक्शन नहीं करता है, बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है वो डिसऑर्डर हो जाती है। सो ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर से जो बच्चा पीड़ित होता है वो हर चीज़ को ऑपोजिट वे में करता है, बहुत एंग्री होता है, हर चीज़ में इरिटेट हो जाता है, रूल्स को ब्रेक करता है, अथॉरिटी से उसको प्रॉब्लम होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेता है, दोस्त उसके नहीं होते हैं क्योंकि हर पर्सन से वो झगड़ा करता है। पहले तो हो सकता है वो वर्बली झगड़ा करता हो, बाद में वो फिजिकल भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े जो फिजिकली भी कर सकता है। एक्सट्रीम केसेस में उसका क्रिमिनल माइंड भी डेवलप हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे पर नज़र रखी जाए वेदर ही इज़ सफरिंग फ्रॉम ODD और नॉट। और ODD के जो सिम्टम्स हैं जब बच्चा 8 साल का होता है तब दिखने लग जाते हैं, उससे पहले इसको पहचानना मुश्किल है।
So it is a condition in which a child displays an ongoing pattern of an angry or irritable mood, argumentative behavior उसका होता है, एंड जो लोग अथॉरिटी में होते हैं उससे उसको प्रॉब्लम होती है, कोई रूल को वो फॉलो नहीं कर सकता है, बहुत स्टबर्न होता है, एंगर उसका बहुत ज़्यादा होता है, दूसरों को हर चीज़ के लिए ब्लेम करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, एंड पहले वो वर्बल हो सकता है, फिर वर्बल प्लस फिजिकल हो सकता है, लेटर स्टेज में वो एंटी सोशल हो सकता है, किसी से बात ना करें, एंड एक्सट्रीम केस में क्रिमिनल माइंड भी डेवलप हो सकता है। जैसे कि आप ODD के सिम्टम्स देख सकते हो कि लूजर्स टेम्पर, आर्ग्यूज विद अडल्ट्स, एक्टिवली डिफाइंड, हर चीज़ को तोड़ता है यानी रूल्स को फॉलो नहीं करता है, डेलिबरेटली अनॉइंग, जानबूझ के अनॉय करता है, दूसरों को ब्लेम करता है, अनॉय जल्दी हो जाता है, एंग्री जल्दी हो जाता है। तो ये सारे ही जो हैं वो ODD के सिम्टम्स हैं, एंड इसको ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं, पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, यानी पेरेंट्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं कि बच्चे को किस तरीके से हैंडल करना है। सोशल स्किल्स हम बच्चे को सिखा सकते हैं कि सोसाइटी में कैसे उसको एक्ट करना है, एंड बच्चे को एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी डाल सकते हैं ताकि उसका जो एंगर है वो मैनेज हो जाए। तो ये था ODD। ऑपोजिशनल, तो आप लिखोगे कि हर चीज़ ऑपोजिट करता है, बहुत स्टबर्न है, रिबेलियस है, एंग्री है, इरिटेट हो जाता है, दूसरों को ब्लेम करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, एंड अथॉरिटी से उसको प्रॉब्लम है। वर्बल हो सकता है, वर्बल प्लस फिजिकल हो सकता है, एंटी सोशल हो जाएगा, एंड लास्ट पे क्रिमिनल माइंड भी डेवलप हो सकता है। इससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, पेरेंट्स को ट्रेनिंग दे के, बच्चे को सोशल ट्रेनिंग दे के, एंड एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे के, राइट। हमारा लास्ट डिसऑर्डर है OCD, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव यानी किसी चीज से ऑब्सेशन होना, बार बार उसी के बारे में सोचना, राइट। कंपल्सिव यानी कंपल्सरी, जैसे हमारे स्कूल में अटेंडेंस 90% कंपल्सरी है, राइट। ऑब्सेसिव इज व्हाट, ऑब्सेशन यानी बार बार किसी चीज को सोचना, कंपल्सरी यानी अनिवार्य होना, कोई चीज को कंपल्सरीली करना, एंड डिसऑर्डर का मतलब आपको पता ही है, राइट। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यहाँ पे दो वर्ड है, ऑब्सेसिव और कंपल्सिव। ऑब्सेसिव क्या होते हैं, थॉट्स होते हैं, कोई तो थॉट है वो बार बार आ रहा है। कंपल्सिव का मतलब है उस थॉट से बचने के लिए कोई कंपल्सरी एक्शन को करना, राइट। एंड डिसऑर्डर का मतलब है कि ये जो साइकिल है वो खत्म नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान, कोई बच्चा OCD से सफ़र करता है, तो सपोज उसको ऐसा लगता है उसके हाथ गंदे हैं, जर्म्स है उसके हाथ में, तो वो ऑब्सेशन यानी ऑब्सेसिव थॉट्स उसको बार बार आते हैं, मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ गंदे हैं, और दिन भर उसके दिमाग में यही चलता रहेगा। तो वो क्या करता है कि चलो मेरे हाथ गंदे हैं, इस थॉट से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि अगर यही थॉट चलता रहेगा तो वो बाकी फंक्शनिंग कैसे करेगा। तो इस थॉट से मुक्ति पाने के लिए वो क्या करता है, हाथ धोता है, राइट। तो ऑब्सेसिव क्या हो गए, थॉट्स, और कंपल्सरी क्या हो गई, एक्शंस। यानी ऑब्सेसिव क्या हो गया, हाथ गंदे हैं, एंड कंपल्सिव क्या हो गया, हाथ धोना है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होता है, एक जो चीज़ है बार बार चलती रहती है, उस चीज़ से मुक्ति पाने के लिए कोई वो एक्शन करता है, लेकिन वापस से वो थॉट वापस आ जाता है, तो ये साइकिल चलती रहती है। हाथ गंदे, हाथ धोना है, फिर हाथ गंदे, हाथ धोना है, हाथ गंदे, हाथ धोना है, राइट। सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव क्या है, थॉट्स, कंपल्सिव क्या है, एक्शन, और ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। किसी को लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, किसी को चीज़ें गिनने का बार बार डिसऑर्डर होता है, राइट। कोई रिचुअल है जो फॉलो करना है तो उसका ऑब्सेशन रह सकता है, राइट। चीज़ों को गिनने का ऑब्सेशन हो सकता है। तो जब ये बार बार थॉट्स आते हैं तो उससे बचने के लिए वो इंसान एक्शन करता है, एंड लेकिन ये जो थॉट्स है फिर वापस आ जाते हैं, तो ये साइकिल जो है ख़त्म नहीं होती है। It is a mental disorder where people feel the need to check things repeatedly or perform certain rituals repeatedly or have certain thoughts repeatedly. To get rid of these thoughts, a person does the same task again and again and he is unable to control thoughts or activities. जैसे कि हाथ धोना, counting things, checking if the doors are locked or not. तो ये जो साइकिल है वो चलती ही रहती है। तो ये एक लॉन्ग टर्म इलनेस है, एंड ये जो थॉट्स हैं वो इंसान का पीछा ही नहीं छोड़ते, चलते ही रहते हैं, जिसकी वजह से उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो खराब हो
जाती है और उसकी जो डेली लाइफ है वो हैम्पर होती है. सो नाउ यू नो व्हाट इज ऑब्सेसिव, व्हाट इज कंपल्सिव, राइट. तो इसमें आप क्या लिखोगे कि ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं, कंपल्सिव एक्शंस होती है. इन थॉट्स से बचने के लिए वो एक एक्शन लेता है, लेकिन ये जो अनवांटेड थॉट्स है फिर आ जाते हैं और ये साइकिल चलती ही रहती है. कॉजेज जो हैं जनरल हैं, जो मैंने आपको बता दिए, वो आप इसमें भी लिख सकते हैं. तो हमारे सारे डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो गए? ADHD, दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें हमने 3 पॉइंट डिस्कस करे थे, इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी, राइट. फिर हमारा था SPD, दैट इज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी हमारे सेंसेस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो हो जाएगी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसमें हम बता सकते हैं कि कौन सी लाइन मैंने अंडरलाइन कराई थी, दैट प्रॉब्लम द पर्सन हैज प्रॉब्लम इन रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, राइट. इसमें हम लिख सकते हैं ज़्यादा लाइट से प्रॉब्लम है, साउंड से प्रॉब्लम है, टच करने से प्रॉब्लम है एंड ऑल दैट. देन ASD, that was autism spectrum disorder. Autism is what? Lack social interaction, no attachment, and spectrum का मतलब ये, it is a group of developmental disorder. So the person can have characteristics of OCD, ODD and all that. So because it is a group of spectrum disorder, right? It is a group of developmental disorder. Fourth was ODD, that was ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर. हर चीज़ को का ऑपोजिट करेगा, ब्लेम करेगा, गुस्सा करेगा, इरिटेट होगा. अथॉरिटीज उसको प्रॉब्लम है, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं होते हैं, एंड लेटर स्टेज में क्रिमिनल माइंड भी डेवलप हो सकता है. इसलिए पेरेंट्स को ट्रेनिंग देना चाहिए, बच्चे को एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देना चाहिए एंड ऑल दैट. एंड लास्ट वॉज आर OCD, दैट वॉज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें पर्टिकुलर थॉट्स आते हैं, ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं, कंपल्सिव एक्शंस होती है, और ये जो साइकिल है वो ख़त्म नहीं होती है. सो नाउ you know what is disorder and what are the types of disorder, and you can write perfectly, right? So these are the questions for you. ODD का full form आपको explain करना है. 2 symptoms आपको देने हैं ADHD के, and ASD जो है, it is a group of developmental disorder. It is true or false, ये तीनों ही सवाल के जवाब आपको कमेंट में बताना है. So this was from my side, and I'll see you in the next video. Hi everyone, welcome to my channel Learning with Prachi. आज हम रिविजन करने वाले हैं क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 7 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक का. So without wasting any time, let's get started. दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजुरीज. इस पे फ्लो चार्ट पूछा जाता है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजुरीज जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? तो स्पोर्ट्स इंजुरीज जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी एंड हार्ड टिश्यू इंजुरी. सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी जो होती हैं वो माइनर होती हैं एज कंपेयर टू हार्ड टिश्यू इंजुरी. अब सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी माइनर क्यों होती है एज कंपेयर टू हार्ड टिश्यू इंजुरी जो मेजर होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर स्किन में नीला पड़ गया या स्किन छिल गई, स्किन पे कट लग गया, दैट इज माइनर एज कंपेयर टू बोन में फ्रैक्चर आ गया, शोल्डर जॉइंट में प्रॉब्लम है, हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है. हम देखते हैं कि जो क्रिकेटर्स होते हैं उनके शोल्डर जॉइंट में प्रॉब्लम हो जाती है. ये हमने बहुत सारे केसेस सुने हैं कि लोग जो हैं जब बाथरूम में फिसल जाते हैं तो उनका हिप जॉइंट जो है उसमें प्रॉब्लम आती है. तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बेसिकली स्किन से रिलेटेड होती है और मसल से रिलेटेड होती है, और वो माइनर होती है एज कंपेयर टू हार्ड टिश्यू इंजरी जो मेजर होते हैं, जो बोन से रिलेटेड भी होते हैं और बोन प्लस मसल इंजरी कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं. तो जब आपको क्वेश्चन आएगा कि फ्लो चार्ट बताइए स्पोर्ट्स इंजुरीज का, तो सबसे पहले आपको बताना है कि स्पोर्ट्स इंजुरीज जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और हार्ड टिश्यू इंजरी. सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो होती है वो माइनर होती हैं एंड हार्ड टिश्यू इंजरी होती है वो मेजर होती हैं. फिर आपको बताना है कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, स्किन इंजरी और मसल इंजरी. स्किन इंजरी के अंदर आते हैं 4 कंपोनेंट्स, दैट इज कॉन्ट्यूशन, अब्रेशन, लैसिरेशन, इंसिशन. एंड मसल इंजरी के अंदर आते हैं
क्रैम्प, स्ट्रेन और स्प्रेन, राइट। एंड फिर आपको हार्ट टिश्यू इंजरी के बारे में बताना है कि उसके अंदर भी दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज बोन इंजरी, जिसके अंदर हम बात करते हैं फ्रैक्चर के बारे में, जो होते हैं दो टाइप के, ओपन एंड क्लोज्ड। अब फ्रैक्चर दो टाइप के कैसे होते हैं, ओपन एंड क्लोज, इसमें क्या डिफरेंस है? ओपन फ्रैक्चर जो होते हैं उसमें क्या होता है, जो बोन है, जब फ्रैक्चर होता है बॉडी के अंदर बोन का, तो जो बोन है वो स्किन से पीप आउट करती है, बाहर की तरफ निकलती है और हम देख सकते हैं कि वहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है। और क्लोज्ड फ्रैक्चर जो होते हैं वो फ्रैक्चर जो है बोन का बॉडी के अंदर ही होता है और जो बोन है वो स्किन से बाहर नहीं आती है, अंदर ही रहती है, राइट। तो बोन इंजरी जो होती है उसके अंदर फ्रैक्चर आता है जो कि होता है ओपन एंड क्लोज्ड। एंड फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मसल एंड बोन इंजरी आता है, जिसमें आप डिसलोकेशन की बात करेंगे, कि शोल्डर जॉइंट के बारे में बात करेंगे, जॉ या हिप। तो हमने बात करी कि क्रिकेटर्स जो होते हैं उनको शोल्डर जॉइंट की प्रॉब्लम हो जाती है, जॉ जो है अपनी जगह से खिसक जाता है, दैट इज जॉ डिसलोकेशन। एंड देन देयर इज हिप डिसलोकेशन, जो कि हमने बात करी कि जो वॉशरूम एरिया में लोग फिसल जाते हैं तो उनका जो हिप में प्रॉब्लम आ जाती है, हिप डिसलोकेट हो जाता है, राइट। हिप की जो बोन्स है वो डिसलोकेट हो जाती है। सो जब आपको क्वेश्चन आएगा कि क्लासिफाई करिए स्पोर्ट्स इंजरीज को, तो आपको बताना है कि स्पोर्ट्स इंजरीज जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और हार्ड टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो होती है वो माइनर होती है, हार्ड टिश्यू इंजरी जो होती है वो मेजर होती है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर भी दो कंपोनेंट आप बताएंगे कि स्किन इंजरी होती है और मसल इंजरी होती है। फिर आप बताएंगे कि स्किन इंजरी के अंदर होता है कॉन्ट्यूशन, अब्रेशन, लैसिरेशन, इंसिशन। एंड मसल इंजरी के अंदर होता है क्रैम्प, स्प्रेन और स्ट्रेन। फिर आप बताएंगे हार्ट टिश्यू इंजरी के अंदर भी दो कंपोनेंट होते हैं, दैट इज बोन इंजरी जिसके अंदर आता है फ्रैक्चर, दैट इज ओपन एंड क्लोज्ड, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मसल प्लस बोन इंजरी जिसमें आप डिसलोकेशन की बात करेंगे, शोल्डर जॉइंट की, जॉ की, हिप की, राइट। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं स्किन इंजरी के बारे में। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आते हैं कि कॉन्ट्यूशन क्या होता है, अब्रेशन क्या है, लैसिरेशन क्या है, इंसिशन क्या है। एंड मसल इंजरी भी हम देखने वाले हैं कि क्रैम्प, स्प्रेन और स्ट्रेन क्या होता है, राइट। सो नाउ यू नो, आप बना सकते हो फ्लो चार्ट जब आपको आएगा कि स्पोर्ट्स इंजरीज को बताइए। फर्स्ट इज जो स्किन इंजरी में, जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में स्किन इंजरीज के कंपोनेंट्स हम देखने वाले हैं। फर्स्ट इज कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन में क्या होता है, कॉन्ट्यूशन में कुछ भी नहीं होता है। जब आप अपने सिबलिंग के साथ लड़ाई झगड़े करते हो और मुक्का मार देते हो तो खून का थक्का जो है जम जाता है या वो एरिया जो है वो ब्लू हो जाता है। कॉन्ट्यूशन में आपको ये बात याद रखनी है कि सिर्फ स्किन में खून जम जाता है, नीला पड़ जाता है, लेकिन ऐसा कोई खून नहीं निकलता है, कोई कट नहीं आता है, स्किन की जो लेयर है वो फटती नहीं है, राइट। तो कॉन्ट्यूशन में सिर्फ क्या होता है, खून का थक्का जम जाता है, नीला पड़ जाता है, और जो सुपरफिशियल लेयर है स्किन की वो कट नहीं होती है, राइट। इट इज अ इंजरी ऑफ स्किन कॉज्ड बाय सीवियर ब्लो और impact by external object without breaking the continuity of skin। स्किन की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक नहीं होती। किसी बॉक्सर ने दूसरे बॉक्सर को जब मुक्का मारा तो उसका चेहरा शायद नीला ज़रूर पड़ जाएगा, लेकिन उसकी जो स्किन है वो छिलेगी नहीं, उसमें से खून नहीं आएगा, उसको ऐसा कोई वूंड नहीं होगा, राइट। तो जब खून का थक्का जम जाता है, नीला पड़ जाता है, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल खेल रहे हो और ज़ोर से फुटबॉल जो है वो किसी प्लेयर के थाई पे लग गई तो नीला पड़ गया, तो दैट इज कॉन्ट्यूशन, राइट। तो यहाँ पे ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट लगती है, मुक्का मार दिया, या ब्लंट का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई शार्प ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल नाइफ जो है वो एक शार्प ऑब्जेक्ट है। कॉन्ट्यूशन में हमेशा ब्लंट ऑब्जेक्ट से लग सकती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो जो एरिया है नीला पड़ जाता है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, और सूजन भी आ सकती है। तो कॉन्ट्यूशन में हम फर्स्ट एड क्या लेंगे? फर्स्ट एड इज़ नॉट द राइट ट्रीटमेंट। फर्स्ट एड का मतलब है तुरंत हम तब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आइस लगा सकते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, और ऑइंटमेंट यानी कोई दवाई लगा सकते हैं, राइट। यहाँ पर मसाज करके सूजन को कम भी किया जा सकता है। तो नाउ यू नो व्हाट इज कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन में क्या होता है, स्किन नीली पड़ जाती है लेकिन कोई कट नहीं आता है, कोई वूंड नहीं होता है एज सच, सुपरफिशियल लेयर जो है स्किन की वो
वैसी की वैसी ही रहती है, वो ब्रेक नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट इज अब्रेशन। अब कॉन्ट्यूशन में हमने क्या देखा था कि क्या होता है, स्किन नीली पड़ जाती है, सुपरफिशियल लेयर सेम टू सेम रहता है, उसमें कुछ फर्क नहीं आता है। लेकिन अब्रेशन में क्या होता है, अब्रेशन में स्किन जो है वो छिल जाती है, हम बोलते हैं घिसड़ा जाना। जैसे साइकिल चलाते चलाते जब गिर जाते हो तो हाथ एकदम ऐसे स्लिप होते होते स्किन जो है, हाथ की जो स्किन है वो छिल जाती है, खून आ जाता है। तो अब्रेशन में क्या होता है, जो सुपरफिशियल लेयर है स्किन की वो छिल जाती है और खून आ जाता है, राइट। इट इज इंजुरी ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन, स्किन इज स्क्रैप्ड और रब्ड बाय फ्रिक्शन, स्किन इज टॉर्न आउट एंड वुंड इज ओपन। जैसे कबड्डी में होता है, कबड्डी कबड्डी करके वो जो लाइन को टच करना रहता है, तो जो स्किन है वो, हाथ की जो स्किन है वो घिस सकती है ग्राउंड पर और वहाँ पर खून आ सकता है, स्किन छिल सकती है। तो जब सुपरफिशियल लेयर जो है स्किन का वो ब्रेक हो जाता है, उसको बोलते हैं अब्रेशन। जैसे स्लाइडिंग में, फ्रिक्शन में, सरफेस पे स्लिप होने से हमको अब्रेशन हो सकता है, और नी एल्बो में ये कॉमन होता है। अब यहाँ पर आप मसाज नहीं कर सकते, जैसे नीला पड़ जाने पर, कॉन्ट्यूशन पर आप मसाज कर सकते हैं सूजन कम करने के लिए, लेकिन अभी तो स्किन छिल गई है, उस पर मसाज करोगे तो और दर्द होगा, तो यहाँ पर मसाज नहीं कर सकते हैं। हम उसको क्लीन कर सकते हैं, उस एरिया को पानी से, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं, सोप से धो सकते हैं, एंड दर्द होने पर पेन किलर्स भी ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट एड होगा अब्रेशन का। तो डिफरेंस क्या हो गया कॉन्ट्यूशन और अब्रेशन में, कि कॉन्ट्यूशन में सुपरफिशियल लेयर ब्रेक नहीं होती है एंड यहाँ पर क्या होता है, नीला पड़ जाता है। लेकिन अब्रेशन में क्या होता है, सुपरफिशियल लेयर छिल जाती है, खून आ जाता है। जैसे साइकिल चलाते चलाते जब गिर जाते हैं या कबड्डी खेलते हैं तो हाथ जब घिस जाते हैं तो सुपरफिशियल लेयर ब्रेक हो जाती है, खून आ जाता है, राइट। नेक्स्ट इज लैसिरेशन। अब लैसिरेशन और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं इंसीशन, इन दोनों में भी डिफरेंस हो सकता है, राइट, होता है। लैसिरेशन में क्या होता है, स्किन में कट हो जाता है, चोट लग जाती है, वुंड हो जाता है, लेकिन ये जो चोट होती है कोई शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं होती, ब्लंट ऑब्जेक्ट से होती है। ब्लंट का मतलब है जो धार वाला नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हॉकी स्टिक से जब चोट लग जाती है किसी प्लेयर को, तो हॉकी स्टिक ऐसा कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हॉकी स्टिक से कट लग सकता है, चोट आ सकती है, खून निकल सकता है, तो वो होता है लैसिरेशन। इट इज कंसिडर्ड एज वुंड और कट एंड इट इज अ टाइप ऑफ वुंड दैट हैपेंस व्हेन सॉफ्ट टिश्यू, skin and muscles in the body are torn by blunt object and is deep। जैसे कि अगर क्रिकेट बैट लग गया जोर से और उससे कट आ गया, तो बैट एज सच, क्रिकेट बैट कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं है, ब्लंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्रिकेट बैट से जब किसी प्लेयर को लग गई तो कट आ गया, चोट आ गई, खून आ गया, तो वो होगा लैसिरेशन। स्किन इज कट बाय ब्लंट ऑब्जेक्ट्स, स्किन गेट्स टॉर्न बाय अ कट, और कट लग जाता है। जैसे हॉकी स्टिक जोर से लगी तो कट आ गया, खून आ गया, चोट आ गई, दैट इज लैसिरेशन। तो इसको भी हम फर्स्ट एड में क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, धो सकते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं, ड्रेसिंग कर सकते हैं, बैंडेज लगा सकते हैं एंड स्टिचेस भी लगवा सकते हैं। अब लैसिरेशन का ऑपोजिट ही हो गया इंसीशन। इंसीशन में क्या हो रहा है, याद कैसे रखोगे, इंसी का एस जो है उसे याद रखोगे कि यहाँ पर जो कट हो रहा है वो शार्प ऑब्जेक्ट से हो रहा है, जैसे कि नाइफ हो गया, रेजर हो गई, ये क्या है, बहुत ही नुकीले शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, इनसे जब कट हो जाता है, खून आ जाता है, चोट लग जाती है, तो वो होता है इंसीशन। इट इज अ डीप कट और वुंड एंड स्किन इज टॉर्न बाय शार्प ऑब्जेक्ट। इंसीशन इज अ टाइप ऑफ वुंड विच इज कॉज्ड बाय शार्प एजेस ऑब्जेक्ट सच एज नाइफ एंड रेजर। कभी कभी आर्टरीज और वेन्स जो होती है, कट इतना डीप होता है क्योंकि ये शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं, तो वेन्स और आर्टरीज जो होती है बॉडी की, वो भी कट हो सकती है और खून बहुत तेजी से निकलता है। सो व्हाट इज इंसीशन, इट इज अ कट बाय डीप ऑब्जेक्ट एंड स्किन गेट्स टॉर्न बाय अ कट। तो इसमें फर्स्ट एड हम क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं, बैंडेजेस, स्टिचेस, ड्रेसिंग करवा सकते हैं एंड बाद में आइज भी लगा सकते हैं। तो स्किन इंजुरी में हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़ लिए, दैट इज कॉन्ट्यूशन, अब्रेशन, लैसिरेशन, इंसीशन। कॉन्ट्यूशन में स्किन पर खून का थक्का जम जाता है, नीला पड़ जाता है, लेकिन एज सच स्किन का सुपरफिशियल लेयर ब्रेक नहीं होता है। अब्रेशन में क्या होता है, अब्रेशन में स्किन घिसड़ा जाती है, हम बोलते हैं छिल जाती है एंड खून निकल जाता है, सुपरफिशियल लेयर कट हो जाती है।
कॉन्ट्यूशन, अब्रेशन, लैसिरेशन में क्या होता है, ब्लंट ऑब्जेक्ट से कट आता है, जैसे कि हॉकी स्टिक लग गई, कट आ गया, खून आ गया, चोट लग गई, दैट इज लैसिरेशन। और इंसीशन में क्या होता है, शार्प ऑब्जेक्ट से चोट लगती है, जैसे कि रेजर या फिर नाइफ, राइट। अब हम आ जाते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के सेकंड कंपोनेंट पे, दैट इज मसल इंजरी। तो मसल इंजरी में सबसे पहला आता है क्रैम्प। क्रैम्प बहुत ही बेसिक है, सिंपल सा है, जैसे कि आपकी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी की आदत नहीं है, या किसी स्पोर्ट्स पर्सन को अभी नया नया आया है, उसको इतनी फिजिकल एक्टिविटी की आदत नहीं है, या फिर आप पहले पहले दिन जिम गए हैं और आपने लेग एक्सरसाइज कर ली है, तो आपकी बॉडी को अभी उतनी स्ट्रेन की आदत नहीं है, मसल्स को उतने स्ट्रेन की आदत नहीं है, तो क्या होगा, आपको क्रैम्पिंग हो जाएगी। जब स्पोर्ट्स पर्सन ने प्रॉपर वार्म अप नहीं किया और वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने लगा, या आप शुरुआत में जब जिम गए तो आपकी बॉडी को, आपकी मसल्स को उतनी स्ट्रेन की आदत नहीं है, तो आपकी बॉडी में मसल्स में क्या हो जाएगा, क्रैम्पिंग हो जाएगी, राइट। Cramp is inability of muscles to contract properly, causing severe pain over affected part, right? In other words, this is unbalanced contraction of muscles. तो जब आप पहली बार जिम जाओगे और लेग एक्सरसाइज कर लोगे, तो जब आप सीढ़ियों से उतरोगे तो आपको उतरते भी नहीं बनेगा, बैठते भी नहीं बनेगा, मसल्स इतनी क्रैम्पिंग वहाँ पर इतनी महसूस होगी, क्योंकि अभी बॉडी को स्ट्रेनिंग की उतनी आदत नहीं है। तो अगर आपने प्रॉपर वार्म अप नहीं किया तो आपको क्रैम्पिंग हो सकती है, आप पानी कम पीते हो तो आपको क्रैम्पिंग हो सकती है, राइट। आप बीमार हो और आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको क्रैम्पिंग हो सकती है, आपकी बॉडी में मिनरल्स की कमी हो तो आपको क्रैम्पिंग हो सकती है। सो व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर क्रैम्पिंग, जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हो, आप मसाज कर सकते हो, ठंडा आइस पैक लगा सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, बहुत सारा पानी पी सकते हो। जब बीमार हो तो एक्सरसाइज मत करो, फिजिकल एक्टिविटी मत करो, और थका देने वाली कोई भी एक्टिविटी को आप यहाँ ना करें। सो व्हाट इज क्रैम्पिंग, क्रैम्पिंग में जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, एंड इसके बहुत सारे रीजंस हैं, ओवर स्ट्रेनिंग करना, पानी कम पीना, मिनरल्स की कमी होना, बीमार होने पर भी एक्टिविटी करना, वार्म अप नहीं करना, तो इससे क्रैम्पिंग हो सकती है। नेक्स्ट इज स्प्रेन। तो स्प्रेन तो हम सभी को कभी ना कभी हुआ है, मोच आ जाती है, हम टीवी पर इसके ऐड भी देखते हैं कि ये लगा लो, वो लगा लो, मोच ठीक हो जाएगी, तो मोच इज स्प्रेन। तो इसमें क्या होता है, इट इज इंजुरी ऑफ लिगामेंट और टोन लिगामेंट अराउंड द जॉइंट्स। तो लिगामेंट क्या होता है, जो बोन टू बोन जोड़ता है, राइट। तो लिगामेंट में जब प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको बोलते हैं स्प्रेन। इट अकर्स ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट और ट्विस्टिंग ऑफ जॉइंट। जैसे चलते चलते अगर पैर मुड़ गया तो क्या होगा, जॉइंट में प्रॉब्लम हो जाएगी। लिगामेंट क्या होता है, जो बोन टू बोन जोड़ता है, तो उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आप फोटो में देख सकते हो, तो ट्विस्ट एंड टर्न हो जाता है जब, तब स्प्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत पेनफुल होता है, कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग या स्वेलिंग भी हो सकती है, एंड कॉमनली ये नी, एंकल, रिस्ट, एल्बो जॉइंट पे हमको स्प्रेन या मोच आती है। अब इसका फर्स्ट एड क्या होगा, राइसर। आर इज फॉर रेस्ट, आई इज फॉर आइस, सी फॉर कंप्रेशन, ई फॉर एलिवेशन, एंड आर फॉर रेफरल। रेफरल का मतलब है बड़े डॉक्टर साहब को दिखाना, यानी कि जो डॉक्टर हैं, जो सही डॉक्टर है, जो सही ट्रीटमेंट करेगा, उनको रेफर करना। बट फर्स्ट एड में हम क्या करेंगे कि रेस्ट देंगे, आइस लगाएंगे, कंप्रेस यानी उस पार्ट को दबाएंगे बैंडेजेस के थ्रू एंड पट्टी के थ्रू उसको दबाएंगे ताकि सूजन वगैरह जो है या गर्माहट मिले, कम हो जाए। एलिवेट का मतलब है थोड़ी हाइट पर उसको रखेंगे। तो ये सारे इसके फर्स्ट एड होते हैं। सो व्हाट इज स्प्रेन, स्प्रेन का मतलब है मोच आ जाना, जो लिगामेंट में इंजुरी होती है उसको हम स्प्रेन बोलते हैं। चलते चलते ट्विस्ट एंड टर्न हो जाना, पैर का, हाथ का, नी का, रिस्ट का, तो उसको हम मोच कहते हैं। एंड इसका फर्स्ट एड क्या होगा, राइसर, दैट इज रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन एंड रेफरल, राइट। एंड हमारा लास्ट कंपोनेंट है स्ट्रेन, यानी खिंचाव महसूस करना। बहुत बार क्या होता है, जैसे हम कोई भारी चीज उठाने के लिए तैयार नहीं रहते, लेकिन एकदम से कोई हमें भारी बकेट दे दे तो क्या होता है, मसल पुल हो जाता है। हमारी बॉडी अभी रेडी नहीं थी उतना वजन उठाने के लिए और एकदम से दे दिया तो मसल पुल हो गया। मसल पुल में क्या होता है, जो मसल्स हैं उनके बीच में बहुत तनाव हो जाता है। जैसे आप फोटो में देखो,
स्ट्रेन में देखो आप, जो मसल्स हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप जैसा आ गया है, तनाव हो गई है, राइट। तो इट इज़ अ इंजुरी ऑफ मसल्स ड्यू टू एक्सेसिव यूज, इसको मसल पुल भी कहते हैं। एंड इसमें क्या होता है, जो मसल फाइबर है वो डैमेज हो जाता है एंड स्वेलिंग आ सकती है बहुत ओवर स्ट्रेस करने से, या मसल्स बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच कर लिए, या फिर ड्यू टू वॉयलेंट पुल और जर्क। जैसे हमने बात करी कि अगर हमको कोई भारी बाल्टी दे दे उठाने के लिए और हम रेडी नहीं थे और एकदम से हमने उसको उठा लिया, तो क्या होगा, मसल पुल हो जाएगी, जर्क की वजह से मसल्स में स्ट्रेन आ जाएगा, तनाव हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेन। और इसका फर्स्ट एड क्या रहेगा, इसका भी राइसर रहेगा, दैट इज रेस्ट, आइस कंप्रेशन, एलिवेशन एंड रिहैबिलिटेशन और रेफरल, राइट। तो कंप्लीट रेस्ट देना है, बैंडेज लगा के स्वेलिंग को कम करना है, क्रीम लगाना है, एलिवेशन पे रखना है, हाइट पर रखना है। सो ऑल दीज आर फर्स्ट एड ऑफ स्ट्रेन। तो हमने आज क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजुरीज में दो कंपोनेंट, सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी और हार्ड टिश्यू इंजुरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी के भी दो कंपोनेंट होते हैं, स्किन इंजुरी और मसल इंजुरी। स्किन इंजुरी में हमने पढ़ लिया कॉन्ट्यूशन, अब्रेशन, लैसिरेशन, इंसिशन। कॉन्ट्यूशन इज व्हाट, खून का थक्का जमना। अब्रेशन में सुपरफिशियल लेयर ब्रेक हो जाती है, छिल जाती है। लैसिरेशन इज कट बाय ब्लंट ऑब्जेक्ट जैसे हॉकी स्टिक। एंड इंसिशन में क्या होता है, इट इज अ कट बाय शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि रेजर। एंड मसल इंजरी में हमने पढ़ा क्रैम्प, स्प्रेन और स्ट्रेन। एंड इसी के साथ हमारा जो सेशन है वो यहीं खत्म हो जाता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑफ चैप्टर 9, दैट इज व्हाट इज पर्सनालिटी एंड व्हाट इज बिग 5 थ्योरी। सो व्हाट इज पर्सनालिटी, जब भी हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम किसी के फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं कि वो कैसा दिखता है, उसके आंखें कितनी सुंदर है, उसकी नाक कितनी सुंदर है, उसका फिगर कितना अच्छा है, उसकी बॉडी कितनी अच्छी है। लेकिन पर्सनालिटी सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस तक ही नहीं सीमित है। पर्सनालिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि वो पर्सन दिखता कैसा है, उसके बाद वो अपने इमोशंस किस तरीके से दिखाता है, वो कैसे इमोशंस को फील करता है, उसमें कितने इमोशंस हैं, उसका एटीट्यूड क्या है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उसका बिहेवियर क्या है दूसरों के साथ, सोसाइटी के साथ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल के पर्सनालिटी को बनाती हैं। हम बोलते हैं ना, अरे वो व्यक्ति दिखने में तो एवरेज है लेकिन उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो बातें बड़ी अच्छी करता है। तो पर्सनालिटी जो है ना सिर्फ एक फिजिकल अपीयरेंस से बनती है, बट बहुत सारी चीज़ें मिल के पर्सनैलिटी को बनाती हैं कि व्यक्ति का थॉट कैसा है, बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है। सो यहाँ पर पर्सनैलिटी यूजुअली मीन्स अ पर्सन इज मच मोर दैन इज आउटर अपीयरेंस, दैट इज फिजिकल प्लस इमोशंस प्लस एटीट्यूड प्लस बिहेवियर। तो जब हम कहते हैं कि एक व्यक्ति की अच्छी पर्सनालिटी है तो हम कहते हैं कि वो लाइकेबल है, उसको पसंद करा जा सकता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसके साथ रहना अच्छा लगता है। अब अगर क्वेश्चन आता है 2 मार्क में या कि पर्सनालिटी के डायमेंशन क्या है, तो जैसे कि हमने अभी बात करी कि पर्सनालिटी के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। फिजिकल एक डायमेंशन तो है ही, लेकिन मेंटल यानी वो सोचता कैसे है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है और अपने इमोशंस कैसे व्यक्त करता है, कैसे हैं उसके इमोशंस, ये सारी चीज़ें मिलकर पर्सनालिटी को बनाती हैं। फिर आप समझाएंगे कि फिजिकल अपीयरेंस में शेप, साइज, वेट, हाइट, व्यक्ति का वेट क्या है, साइज क्या है, शेप क्या है, स्किन का कलर क्या है, ये सारी ही चीज़ें मिलके फिजिकल अपीयरेंस को बनाती हैं, राइट। उसके बाद मेंटल की वो सोचता कैसे है, उसके पास कितना नॉलेज है, वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसमें जजमेंट करने की शक्ति है या नहीं, वो राइट एंड रॉन्ग में जज कर लेता है कि नहीं, वो सोशल कैसा है, वो दूसरों के साथ कैसे बिहेव करता है, वो दूसरों के साथ एडजस्ट तो कर लेता है कि नहीं, कोऑपरेट करता है कि नहीं, उसमें एक भाईचारे की भावना है कि नहीं, वो अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन से जीता है या नहीं। एंड देन हम बात करेंगे कि उसकी इमोशन बिहेवियर कैसा है, कि उसका एटीट्यूड क्या है, इंटरेस्ट क्या है ना, उसके बहुत सारे जो इमोशंस हैं उसको कैसे वो व्यक्त करता है। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा कि पर्सनालिटी के डायमेंशन क्या है, तो पर्सनालिटी के 4 डायमेंशन है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल।
नेक्स्ट इज हमारा बिग 5 थ्योरी, जिसको ओशन भी कहा गया है। ओशन से आप याद रखेंगे ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, अग्रीबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। अब ओशन से आप याद करोगे शॉर्ट फॉर्म में कि ये सारी चीज़ें होती हैं। बिग 5 थ्योरी क्या कहता है कि एक इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, अग्रीबलनेस, न्यूरोटिसिज्म। अब इसमें ये बताया गया है कि हर इंसान के अंदर ये चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि कुछ के अंदर, हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन कुछ इंसानों के अंदर ये एक हायर डिग्री पे होती हैं और कुछ इंसानों के अंदर ये कम डिग्री में होती हैं। तो उसी को बोला है बिग 5 थ्योरी। ये सारी बिग 5 थ्योरी क्या बताती है, हर इंसान की पर्सनालिटी के ये 5 पिलर होते हैं, लेकिन कुछ इंसानों में ये जो पिलर का लेवल है वो एक्सट्रीम होता है, ज़्यादा होता है, और कुछ में कम होता है। जैसे ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कोई इंसान है उसको आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद होगा, उसके इमोशंस वो ठीक से एक्सप्रेस कर पाता है, उसको एडवेंचर करना पसंद है, उसके अंदर अनयूजुअल आइडियाज़ होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, क्रिएटिवनेस होती है, राइट। तो कुछ इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, उसमें ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, उसको एडवेंचर करना ज़्यादा पसंद होगा, और कुछ इंसानों को कम होगा, वो कम क्रिएटिव होंगे, कम एडवेंचर होगा उनमें, और अपने इमोशंस को वो थोड़ा कम अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, राइट। कॉन्शियसनेस का मतलब है कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जीता है, वो डिसिप्लिन के साथ जीता है कि नहीं, वो ड्यूटीफुली एक्ट करता है कि नहीं, उसकी ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट या गोल है कि नहीं, वो अपना बिहेवियर एकदम स्पॉन्टेनियसली एकदम से बिहेव कर देता है या वो सोच समझ के बिहेव करता है। तो यहाँ पर कुछ इंसान होंगे जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से जीते होंगे, ड्यूटीफुली जीते होंगे, गोल्स होंगे उनके बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ इंसान होंगे जो कम गोल्स वाले होंगे, उनमें कम डिसिप्लिन होगा, वो कम उनकी अचीवमेंट्स होगी या गोल्स होंगे। तो इस तरीके से होता है कॉन्शियसनेस। फिर आता है एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन का मतलब क्या है कि एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से अपने इमोशंस को दिखा पाते हैं, ज़्यादा सोशल होते हैं, ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है। और कुछ लोग होते हैं जो कम सोशल होते हैं, कम पॉजिटिव होते हैं, कम लोगों से मिलते हैं, कम बोलते हैं, तो उनमें एक्सट्रोवर्जन का लेवल जो होगा वो कम होगा। अग्रीबलनेस का मतलब है वो कितने ज़्यादा लोगों के साथ कोऑपरेटिव है, मददगार हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं उन पे। तो कुछ लोग होंगे जिन पर हम ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा कोऑपरेटिव होंगे, और कुछ लोग होंगे जो कम होंगे। एंड लास्ट इज न्यूरोटिसिज्म, जिसका मतलब है कि उनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी है, वो जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी से एंजाइटी हो जाती है, जल्दी से डिप्रेशन हो जाता है, या फिर उनको धीरे से गुस्सा आता है, अपने इमोशंस पर वो काबू रखते हैं, उनको कम एंजाइटी है। तो जैसा कि हम बिग 5 पर्सनालिटी डायमेंशन का ये पिक देख सकते हैं, जैसे कि हम ओपननेस टू एक्सपीरियंस की बात करें तो हाई होगा तो वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होगा, क्यूरियस होगा, ओपन टू न्यू आइडियाज़ होगा। और ओपननेस टू एक्सपीरियंस यानी नए नए एक्सपीरियंस के लिए उसमें खुलेपन की भावना कितनी है। तो अगर लो होगी तो वो ज़्यादा उसके कोई पैशन नहीं होगा, ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, राइट। इमोशनल स्टेबिलिटी में हाई है तो कॉन्फिडेंट होगा, और नहीं है तो मूडी होगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उसका कम होगा। कॉन्शियसनेस अगर ज़्यादा होगी तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा, डिपेंडेबल होगा, गोल ओरिएंटेड होगा, और नहीं होगा तो इम्पल्सिव और केयरफ्री होगा। अग्रीबलनेस अगर हाई है तो वो दूसरों के साथ ज़्यादा अच्छे से बिहेव करता है, कंसिडरेट है, गुड नेचर्ड है। और कम होगा तो अकेले अकेले रहना पसंद करता होगा, और इरिटेट भी जल्दी से हो जाता है। एक्सट्रोवर्जन का मतलब है कि गोइंग आउट, एनर्जेटिक, ग्रेगेरियस होगा अगर हाई है तो, और कम होगा तो अकेला अकेला रहता है, और अकेले रहना ही पसंद करता है, शांत रहना ही पसंद करता है। सो दैट्स इट फॉर चैप्टर नंबर